हेलो दोस्तों, टारगेट एमपीपीएससी वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम सप्ताह भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरों को बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में कवर करेंगे। तो यहां पर एक रिवीजन आपका हो जाए कि इस सप्ताह की महत्वपूर्ण वो करंट अफेयर्स से संबंधित खबरें कौन सी थी जो कि अखबारों के माध्यम से विभिन्न पोर्शन से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना। बना का मतलब कि किसी को पीछे छोड़ के बना होगा। तो जी हां, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सही जवाब है आपका तमिलनाडु। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने किसको पीछे छोड़ा है? तो तमिलनाडु ने पीछे छोड़ दिया है किसको? गुजरात को। यानी कि पहले गुजरात पहले पायदान पर था, लेकिन इसके प्रोडक्शन में गिरावट आ गई है 15% की। और तमिलनाडु की बात करें तो ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। कुल प्रोडक्शन की बात करें तो 6.85 लाख टन के साथ। कितना प्रोडक्शन है? 6.85 लाख टन। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है आपका केरल। अब यहां पर देखें, कुल अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 35.7 जो है वो लाख टन प्रोडक्शन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। और इसमें वृद्धि की बात करें तो 3% की जो है वो वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। ठीक है। और इसमें जो मेन रोल है वो किस मछली का रोल है? तो मैकेरल नाम की जो मछली है, लगभग 2.7 लाख टन जो है वो यही उत्पादन में इसी का योगदान है। तो इस तरह से तमिलनाडु अब पहले स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, वर्ष 2025 में तमिलनाडु ने 6.85 लाख टन समुद्री मछली का उत्पादन किया और राष्ट्रीय उत्पादन में 35.7 लाख टन हुआ, जो कि पिछले साल से 3% अधिक है। राज्यों में गुजरात के बाद तमिलनाडु के बाद गुजरात के बाद केरल, यही क्रम है। और मुख्य मछली प्रजातियों में मैकेरल सबसे अधिक पकड़ी गई है। इसके बाद सोफालोपोड्स और आयल सार्डिन भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मछलियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, हालिया प्रस्ताव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसको बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या विधेयक को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और इस तरह से वर्तमान में जो जजों की संख्या थी 33+1 यानी कि 33 जज और एक सीजेआई यानी कि 34, अब उसमें वृद्धि हो जाएगी और 37+1 यानी कि 38 जो है वो संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब ये संख्या बढ़ाने की पावर किसके पास होती है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद के पास यह शक्ति होती है कि संसद चाहे तो इस शक्ति का प्रयोग करके और क्या कर सकती है? संख्या को बढ़ा सकती है। जब पहली बार अगर आप देखें, जब सबसे पहले संख्या कितनी थी? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना कामकाज शुरू किया तो यह संख्या 7+1 यानी कि 8 थी। ठीक है। और उसके बाद यहां पर 1956 में संशोधन किया गया। तो पहला संशोधन सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या को लेकर कब हुआ? 1956 में हुआ। और तब जजों की संख्या 10+1 हो गई थी, यानी कि 10 जज और एक सीजेआई, तो 11 हो गई थी यह संख्या। और इससे पहले जो 2026 में 34 से बढ़कर संख्या 38 होगी, यानी कि सी विकल्प सही होगा। कब संशोधन हुआ? तो वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत 33+1 संख्या जो आपको दिखाई दे रही है यह वर्तमान में बनी हुई है। अब इसी में फिर से यह संशोधन जब हो जाएगा तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। तो विकल्प आपका सी सही होगा। यही चीज यहां पर है। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 4 नए जज जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है और कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। सीजेआई सहित संसद में इसके लिए बिल अब लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोको हराम क्या है? तो बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी संगठन जो है ये कहां पर है? तो ये नाइजीरिया। ठीक। अब बोको हराम ने क्या किया है? तो बोको हराम ने किस क्षेत्र में सैन्य चौकी पर हमला किया? हमला ही नहीं किया बल्कि यहां पर 23 सैनिक भी मारे गए। कितने सैनिक मारे गए? 23 सैनिक मारे गए। इसी की वजह से जगह चर्चा में थी। विक्टोरिया झील क्षेत्र, कांगो बेसिन, लेक चार्ड या नाइजर डेल्टा? तो यहां पर सही जवाब आपका होगा लेक चार्ड। और इसीलिए जो लेक चार्ड है उसकी चर्चा हो रही है। और लेक चार्ड की बात करें तो ये पश्चिमी मध्य अफ्रीका यानी कि पश्चिमी मध्य अफ्रीका में इसकी स्थिति है। और यहां पर इसकी वजह से ही लेक चार्ड जो है वो चर्चा में है। यहीं पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है साहेल क्षेत्र। और साहेल क्षेत्र में ही ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? तो मीठे पानी की झील है। ठीक। और यहां पर बेसिकली इसका मुख्य भाग जो है वो कहां पर आता है? तो चाड में आता है। लेकिन चाड के अलावा भी आप देखेंगे तो नाइजीरिया, इसके अलावा नाइजर और साथ साथ कैमरून। ठीक।
यहां पर भी इसके कुछ अंश आते हैं इस लेक के। ये लेक और चर्चा में थी क्योंकि इस लेक में जो पानी का दोहन है उसकी वजह से ये सिकुड़ रही थी, इसलिए भी इसकी चर्चा थी। तो यहां पर फिलहाल इस आतंकी घटना की वजह से चर्चा हो रही। तो पश्चिमी मध्य अफ्रीका के साहेल क्षेत्र की मीठे पानी की ये झील है। ये चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून तक फैली हुई है। और एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? चारी नदी। याद रखिएगा, इसमें जो 90% जो पानी का स्रोत है वो चारी नदी की वजह से ही है। ठीक, तो चारी नदी भी याद रखेंगे। सूखा और जल उपयोग बढ़ने से इसका आकार बहुत घट गया है। और एंडोरहेइक झील है। एंडोरहेइक का मतलब जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। और हाल ही में यहां पर बोको हराम के हमले में 23 सैनिकों के मारे जाने की वजह से इसकी चर्चा हो रही है। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का स्थित वहीं पर एक आतंकवादी संगठन है जो पश्चिमी शिक्षा को निषिद्ध करता है। ठीक, पश्चिमी शिक्षा का विरोध करता है। यहां मैप में देख लीजिए, चाड लेक की बात करेंगे तो चाड में इसका ज्यादातर हिस्सा कुछ नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून में भी पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। पैच सर इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि यह सूचना यूपीपीसीएस की लग गई है। अगला प्रश्न है, रोहित जैन को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? विकल्प आपके सामने है, वित्त सचिव, गवर्नर आरबीआई के, या आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो देखिए, रोहित जैन की अगर बात की जाए तो इनको बनाया गया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। किसके तहत? तो आरबीआई एक्ट, ACT एक्ट 1934 के तहत। अब इसी में जो डिप्टी गवर्नर है उस पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। आप जानते हैं कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर का यहां पर प्रोविजन है। और आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई को स्थापना जब इसकी की गई थी तो एक आयोग था जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो फिलहाल रोहित जैन की बात करेंगे तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इनको बनाया गया है और ये टी रविशंकर का स्थान लेंगे। ठीक, तो किसका स्थान लेंगे? टी रविशंकर का। और नियुक्ति मई 2026 से प्रभावी होगी और 3 वर्षों के लिए ये नियुक्ति हो रही है। पूर्व में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं उसमें से 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आरबीआई के अंदर से ही होते हैं। ठीक, अब इसमें से एक जो होता है वो क्या होता है? एक जो होगा वो अर्थशास्त्र का उसको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अर्थशास्त्री होता है। ठीक, और ये मौद्रिक नीति विभाग का प्रमुख होता है। ये क्या होगा? मौद्रिक नीति विभाग जो होगा उसका ये क्या होगा? प्रमुख होगा। ठीक, तो मौद्रिक नीति विभाग का प्रमुख होगा। और एक जो होगा वो क्या होगा? एक जो होगा वो वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र से संबंधित होगा। तो इस तरह से इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? राफेल नडाल, जैनिक सिनर, रोजर फेडरर, एंडी मरे। तो सही जवाब क्या है? जैनिक सिनर। कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक, ज्वेरेव को हराया है इन्होंने। अब देखिए, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब 1 2 नहीं 5 लगातार जीते हैं। देखिए, एटीपी मास्टर्स खिताब क्या होता है और 1000 क्या है? 1000 दरअसल इसका अंक है। ठीक है ना, इसके पॉइंट्स हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रैंड स्लैम देखा। ठीक, अब ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है आप जानते हैं कि ये क्या है? ये एक खिताब होगा ग्रैंड स्लैम का, जब आप इसके अंदर अलग अलग टूर्नामेंट जीतेंगे। जैसे कि ग्रैंड स्लैम की बात करें तो यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन के बाद आप देखेंगे तो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच के बाद आप देखेंगे विंबलडन होता है और विंबलडन के बाद यूएस ओपन होता है। अब आप इन चारों टूर्नामेंट को जब जीत लेंगे तो कहा जाएगा कि आपने ग्रैंड स्लैम का खिताब 1 जीत लिया। अब यही जब 5 बार जीत लेंगे तो कहा जाएगा आपने लगातार 5 बार ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस जीत लिया, तो 5 बार लगातार जीता। उसी तरह से एटीपी मास्टर्स जो है वो उसमें भी डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक, अब इस एटीपी मास्टर्स जैसे ग्रैंड स्लैम के पॉइंट कितने होते हैं? 2000 होते हैं। उसी तरह से एटीपी मास्टर्स की भी बात करें तो इसका पॉइंट 1000 होता है जो यहां आगे मेंशन किया गया है। इसमें भी अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। अब वो सारे जब आप जीत लेंगे तो ये होगा कि इसका 1 खिताब आपने जीता। लेकिन वही सारे टूर्नामेंट जीत के आप अगर 5 बार जीतते हैं तो ये ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं, जैनिक सिनर, अब तक के टेनिस के हिस्ट्री में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैनिक सिनर जो है इटली के, जैनिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया
और मैड्रिड ओपन 2026। तो मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जीतने के साथ लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। ये सिनर का पहला मैड्रिड ओपन खिताब था, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगला है जून 2026 में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए, बिग कैट की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है ना। 7 जो है वो क्या है, बिग कैट्स हैं। अब 7 बिग कैट्स में क्या क्या है, यानी कि एक तो बाघ हो गया, बाघ के बाद आप जानते हैं कि लायन है, यानी कि शेर है, शेर के बाद बात करेंगे तो चीता है, चीता के बाद आप बात करेंगे तो तेंदुआ है। ठीक, तेंदुआ के अलावा क्या है, हिम तेंदुआ है। ठीक, हिम तेंदुआ है। इसी तरह से हिम तेंदुआ के बाद है आपका जैगुआर है, जैगुआर के बाद क्या है, प्यूमा है। ठीक, ये जो 7 बिग कैट्स हैं, इन्हीं के संरक्षण के लिए आईबीसीए का अस्तित्व में आया। कब आया, 2023 में। और इसमें भारत का रोल है, क्योंकि भारत की पहल पर ही ये आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना था। जो जब कब बना, जब यहां पर जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी समय पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यानी कि इन 7 बिग कैट्स में से आप देखेंगे तो 5 इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक, अब इनके संरक्षण के लिए ही जो पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो भारत इससे संबद्ध भी रहा है और पहला ही भारत में हो रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहां पर विकल्प क्या है, विकल्प बी आपका सही होगा। तो पहला शिखर सम्मेलन कब होगा, 1 से 3 जून 2026 को। कहां होगा, नई दिल्ली में होगा। 95 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। ये वही 95 देश हैं जहां पर इन 7 बिग कैट्स में से कोई भी एक पाई जाती है, वो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा इसके सदस्य यूएन के मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके सदस्य वो देश भी हो सकते हैं जहां पर बिग कैट्स नहीं पाई जाती, लेकिन वो इनके संरक्षण के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। थीम की बात करें, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जितने भी बिग कैट्स हैं, जिसमें कि शेर, बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इन बिग कैट्स का संरक्षण इसका उद्देश्य है। और साथ साथ फोकस क्षेत्र क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसलिए कई बिग कैट्स ऐसी हैं जो एक देश की सीमा से क्रॉस करके दूसरे देश की सीमा में भी आती जाती हैं। तो इस तरह से देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। इसके संरक्षण के लिए रिसर्च को लेकर, नवाचार को लेकर, इनके आवास के हैबिटेट के संरक्षण को लेकर सभी देश मिलकर काम करें। इसकी वित्तीय सहायता की बात करें तो भारत ने कहा था कि हम 150 करोड़ रुपए देंगे। ठीक, तो यहां पर आईबीसीए की शुरुआत वर्ष 2023 में भी भारत के द्वारा की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। और पहला इसका जो ग्लोबली वैश्विक शिखर सम्मेलन हम कह रहे हैं, वो भी भारत की नई दिल्ली में हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। प्रसून जोशी, शशि शेखर वेम्पति, अजय देवगन, अनुराग ठाकुर। तो देखिए, प्रसून जोशी जो है ये पहले थे और ये अब क्या हुए हैं, तो ये प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए। ठीक, अब इनकी जगह कौन लिया है, तो इनकी जगह शशि शेखर वेम्पति लिए हैं। तो आप कहेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। तो याद रखना है आपको। अब ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, प्रसून जोशी का स्थान लिए हैं। और प्रसार भारती के सीईओ 2017 से 22 में ये भी रह चुके हैं, यानी कि शशि शेखर वेम्पति भी प्रसार भारती से संबद्ध रह चुके हैं। और वर्तमान में जो अध्यक्ष थे प्रसून जोशी, अब वो क्या हुए हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए हैं। साथ साथ ये यूजीसी से भी संबद्ध रहे हैं। इसके अलावा बार्क, यहां पर बार्क वो वाला बार्क नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला। ये बार्क क्या है, तो ये एक टीवी रेटिंग एजेंसी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल उसको कहा जाता है। तो ये टीवी रेटिंग एजेंसी, इससे भी जुड़े रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा ये एआई से संबंधित जो प्रमुख पहले हैं, जिसमें कि एआई फॉर इंडिया और भारत जन जैसे एआई पहल से भी संबद्ध हैं। तो एआई का अनुभव भी इनको है। चलिए, अगला है ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां हो रहा है। विकल्प आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, जयपुर और लखनऊ। देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपको आगामी परीक्षाओं में दिख सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ये आयोजित हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर, जो है ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ जो मनाई जा रही है उसके उपलब्ध में। और ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो जयपुर में आयोजित हो रहा है। यहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी और सीडीएस भी अनिल चौहान जी भी यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये सम्मेलन हो रहा है। तो जयपुर में याद रखेंगे
यहां पर इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, 2 दिवसीय सम्मेलन है, यानी कि 7 और 8 मई को यह हुआ। और इसकी थीम क्या है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स इसकी थीम है। और यह सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं कि पहलगाम में जो वारदात हुई उसके बाद से भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसमें पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे उनको भारत ने निशाना बनाया, यानी कि काउंटर टेररिज्म जो इसने अपनी गतिविधि की उसको अटैक किया। काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और वहां पर 9 आतंकी ठिकाने जो थे उसको नष्ट किया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ही यह हो रहा है ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। ठीक, दूसरा संस्करण है, याद रखेंगे। अगला है एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। विकल्प आपके सामने है 15.5%, 28.5% या 35.8% या 42%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 28.5%। चूंकि उत्तर प्रदेश का सवाल है लेकिन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत विशाल है और यहां पर जो दर्ज मामले वो सबसे ज्यादा है। तो आप ये परीक्षा में देख के कंफ्यूज मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा दर्ज मामले होते हैं, फिर ये कम कैसे है। तो ध्यान इसलिए देना है क्योंकि यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है, ये बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में अपराध की दर की, यानी कि रेट इसका है, यानी कि 1 लाख जनसंख्या पर कितने केसेस दर्ज हो रहे हैं संज्ञेय अपराधों के। अगर आप देखेंगे 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय स्तर पर कितने केसेस दर्ज हो रहे हैं तो वो है आपके 252.3 केसेस दर्ज हो रहे हैं प्रति 1 लाख पर। ठीक, अब वही अगर यूपी की बात करें तो 180.3 केसेस दर्ज हो रहे हैं प्रति लाख पर, यानी कि इसकी तुलना में यह कितना कम है, तो 28.5% कम है। तो हालांकि नंबर ऑफ केसेस के मामले में अभी भी यूपी टॉप पर है, लेकिन जनसंख्या की विशालता को देखते हुए जब इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज केसेस को निकाला जाता है तो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। और पूरे देश में संज्ञेय अपराधों के संपूर्ण जो अपराध है उसके मामले में अगर देखें तो 21वें स्थान पर आता है। तो इस लिहाज से आप इसको महत्वपूर्ण सवाल मान सकते हैं। साथ साथ इसमें देखें प्रति लाख पर नंबर ऑफ केसेस कहां ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो है केरल में। अगर राज्य की बात करें केरल में कितने केस हैं, तो 513। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर यूटी को भी जोड़ दें यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दें तो दिल्ली फिर टॉप पे आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो 1258.5 है। तो अगर दिल्ली को भी ऐड कर दिया जाए तो यहां पर केसेस कितने हैं, तो 1258.5 केसेस हैं। तो उस तरह से दिल्ली टॉप पर चला जाएगा अगर प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से दर्ज केसेस को देखा जाए। यही बात यहां पर बताई गई है, राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम अपराध दर है। कहां पर, तो यूपी में। रैंकिंग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 21वें स्थान पर है और केरल का सबसे ऊंचा 513 प्रति लाख और दिल्ली 1258.5 यूटी में सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को किस पद पर नियुक्त किया गया है। विकल्प आपके सामने है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, राज्यपाल या राजदूत। तो देखिए ये दोनों नाम जो आपको दिख रहे हैं, आर बाला सुब्रमण्यम और जेरम कानिया, ये लोगों को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसको कहते हैं, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी वर्ष 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग का यह स्थान लिया था। और अगर हम इसमें बात करें तो नीति आयोग में एक होते हैं चेयरपर्सन। ठीक, कौन होता है चेयरपर्सन, तो पीएम होते हैं। इसके अलावा एक होंगे वाइस चेयरमैन। ठीक, वाइस चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है, तो पीएम के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं वाइस चेयरपर्सन। इसके अलावा आप अगर देखें तो यहां पर पदेन सदस्य होते हैं और ये पदेन सदस्य जो होते हैं ये कितने हो सकते हैं, तो ये 4 तक हो सकते हैं, यानी कि अप टू 4 हो सकते हैं। तो 4 तक पदेन सदस्य हो सकते हैं और चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और पदेन सदस्यों को मिलाकर, इसके अलावा इसमें पूर्णकालिक सदस्यों को मिलाकर और साथ साथ इसमें जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी में जो एलजी होते हैं उनको मिला दिया जाए तो
एक बनती है गवर्निंग काउंसिल, और इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर प्रशासक को भी शामिल किया जाता है। अब इस गवर्निंग काउंसिल में ही जो फुल टाइम मेंबर होते हैं यानी कि पूर्णकालिक मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया किस पद पर नियुक्त किया गया है इन लोगों को, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों लोग को देखें, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। स्वीकृति प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा दी गई है स्वीकृति। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की बात करें तो ये विद्वान हैं, लोक नीति के विशेषज्ञ हैं, और संस्थापक किसके किसके हैं, तो स्वयं और ग्राम थिंक टैंक जो है इसके संस्थापक है। जोरम अनिया की बात करें तो ये शिक्षाविद हैं, 18 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है, अरुणाचल प्रदेश के निजी शैक्षिक नियामक आयोग की सदस्य भी हैं, और हिंदी में पीएचडी करने वाली इस जगह की पहली महिला भी हैं, ये भी याद रखिएगा इनके विषय में। ये देखिए ये दोनों लोग हैं, सुब्रमण्यम जी हैं और अनिया जी हैं, ठीक। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है, असम, सिक्किम, केरल या गोवा। देखिए पेपरलेस का मतलब कि यहां पर अगर आपको कोई केस भी दर्ज करना है तो भी पेपर की आवश्यकता नहीं है, वो भी ई केस दर्ज आपका हो रहा है। अगर यहां पर सुनवाई भी हो रही है तो वर्चुअल सुनवाई हो रही है। तो यहां पर सिक्किम इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटोक, और गैंगटोक में ही हो रहा था नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन, जो कि गैंगटोक में, यहीं पर अगर बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यहां पर गैंगटोक में इसको घोषित किया कि भारत का पहला यह पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका है। और इससे क्या होगा, तो मामले जो लंबित हैं उनमें तेजी आएगी, सुनवाई तेज होगी, न्याय वितरण में दक्षता आएगी। और यहां पर एआई आधारित जो उपकरण हैं जैसे कि सुपेस और सुवस, इसका भी उपयोग किया जाएगा। सुपेस और सुवस क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप इनके बारे में क्या जानते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य जो है, पहला पूर्ण जैविक राज्य जो है वो भी बना था, कौन बना था, तो सिक्किम ही बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे सिक्किम के विषय में, ठीक। अगला है, हाल ही में किस जहाज पर हंता वायरस का संदिग्ध प्रकोप हुआ। हंता वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है, हंता विरिडे परिवार से यह संबद्ध है। और ये इसका जो मामला, इसके वाहक कौन होते हैं, तो वाहक इसके होते हैं चूहे, विशेष तौर पर चूहों द्वारा फैलता है, जो कृंतक होते हैं, ठीक है। तो चूहों द्वारा इसका क्या होता है, प्रसार होता है। अब ये टाइटैनिक, एमवी होंडियस, क्वीन मैरी या कोस्टा फॉर्च्यून, तो सही जवाब है एमवी होंडियस। इसकी वजह से हंता वायरस काफी चर्चा में आया है। हंता वायरस बेसिकली क्या होता है, तो हंता वायरस में शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो सामान्य फ्लू की तरह होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, शरीर में दर्द होता है, लेकिन बाद में कुछ गंभीर बीमारियों को भी जन्म देते हैं, जैसे कि एचपीएस हो गया। एचपीएस में हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, एचएफआरएस में किडनी प्रभावित हो जाती है। ये मानव से मानव को नहीं फैलता है, वाहक के तौर पर चूहे, यहाँ पर मुख्य तौर पर जो रोडेंट्स होते हैं उनके द्वारा प्रसार होता है। आरएनए वायरस परिवार है, हंताविरिडे फैमिली से संबंधित है। और साथ साथ अटलांटिक महासागर में जो क्रूज जहाज है जिसका नाम एमवी होंडियस है, उस पर ही हंता वायरस का मामला सामने आया, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने किस श्रेणी में जीता। ये दोनों भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों की जो श्रेणी है वो आपको बताना है, सार्वजनिक सेवा, ब्रेकिंग न्यूज, सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी और फीचर लेखन। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीता है सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी में। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो जोसेफ पुलित्जर नाम के व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, जोसेफ पुलित्जर। कहां के थे जोसेफ पुलित्जर, तो हंगेरियन और अमेरिकन पत्रकार थे, और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित जो है ये पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार को, इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इन्हीं जोसेफ पुलित्जर जो हैं, इन्हीं की वसीयत के आधार पर, और कोलंबिया विश्वविद्यालय का इसमें क्या रोल है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है बेसिकली उसी के द्वारा ये पुरस्कार जो होता है ये प्रशासित है, यानी कि वो उसी के द्वारा ये संरक्षित और दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार 2026 110वां संस्करण था। भारतीय विजेता में आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ये लोग रहे, जो कि सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी यानी कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री इसके लिए मिला है। और इनके सहयोगी हैं नताली ओबिको पियर्सन, जो कि ब्लूमबर्ग संगठन से संबंधित हैं, और उन्होंने जो काम किया है उसका शीर्षक ट्रैप्ड है। बेसिकली इन्होंने इस ट्रैप्ड शीर्षक से ही अपनी जो है दावेदारी की, और जिसके माध्यम से इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और हाँ,
23 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। इन 23 श्रेणियों में 18 और 7 दो कैटेगरी है, यानी कि 18 श्रेणियां जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो पत्रकारिता से संबंधित है, जर्नलिज्म से संबंधित है, और बुक, ड्रामा, म्यूजिक से बाकी आपकी श्रेणियां जो है 7 जो बाकी श्रेणियां आपकी आ रही हैं 8 5 श्रेणियां, तो ये संबंधित है किससे, नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, नहीं यहां पर क्या है 18 नहीं है 15 है, 15 श्रेणियां हैं और साथ साथ 8 श्रेणियां हैं, तो 15 श्रेणियां संबंधित हैं आपकी पत्रकारिता से और 8 श्रेणियां हैं जो आपकी संबंधित हैं बाकी चीजों से, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, जिसमें आपका बुक, ड्रामा और म्यूजिक ये सब भी आता है, ठीक। अगला है हाँ एक चीज और देख लीजिए कि भारतीय मूल का और कौन कौन जीता है, तो गोविंद बिहारी लाल 1937 में, झुम्पा लाहिड़ी 2000 में, गीता आनंद 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में, अदनान आबिदी और टीम 2022 में, आनंद आर के शर्मा 2026 अभी जीते ही हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 वर्ष की O&M वारंटी लागू की है। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि ग्रामीण विकास से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में या पंचायती राज से संबंधित सवाल अगर कोई नया चेंज आता है चाहे किसी भी स्टेट का, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर किस राज्य ने ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 वर्ष की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वारंटी लागू की है। ये लागू की है उत्तर प्रदेश ने। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि जल से संबंधित कोई काम हुआ किसी गांव में, इंफ्रा से रिलेटेड, मान लीजिए पाइपलाइन ही बिछा, अब उस पाइपलाइन को लगाने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी का यह दायित्व होगा कि सिर्फ वो लगा के चली जाए, यानी कि निर्माण ओरिएंटेड जो अप्रोच है उससे हट के मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच जो है उसका केवल बना के चले जाना, वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि 10 साल की वारंटी भी दी जा रही है। यानी कि जो एजेंसी इसको लगा रही है उस एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वो इसको ऑपरेशनल मोड में वो रहे और मेंटेनेंस इसका होता रहे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए 10 साल तक। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस एजेंसी की होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए कि 10 साल की जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो वारंटी है वो लागू किया जाएगा और जल जीवन मिशन के तहत ये लागू होगा। इस पॉलिसी में जो बदलाव है इसमें पहले केवल कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक अप्रोच था, यानी कि बनाया फिर उसके बाद जिम्मेदारी खत्म, लेकिन अब जो ध्यान है वो किस पर है, वो सर्विस ओरिएंटेड, यानी कि इसको मेंटेन भी रखना है। कोई खराब गुणवत्ता की चीज लगा के कंपनी चली गई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब 10 साल में कोई भी दिक्कत आती है तो जिम्मेदार वो कंपनी है, तो वो उसको क्या करेगी, सर्विस ओरिएंटेड बनाना इसका उद्देश्य है। और समुदाय आधारित कम्युनिटी ड्राइवन मॉडल यहां पर होगा, यानी कि सभी मिल के ग्रामीण जो समुदाय है वो मिलकर इसको संचालित करेंगे। किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए ये इसरो, गैलेक्सी AI, HAL या DRDO, तो इसका सही जवाब है बी। देखिए यहां पर ऑप्टोसार जो है किस भारत अंतरिक्ष स्टार्टअप ने दुनिया का पहला, चूंकि दुनिया का पहला है तो महत्वपूर्ण है। ऑप्टोसार उपग्रह क्या होता है, तो ऑप्टोसार का मतलब होता है ऑप्टिकल, और SAR का मतलब होता है क्या, सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब देखिए सामान्य ऑप्टिकल सेंसर जो होते हैं वो सामान्य कैमरों की तरह होते हैं। सामान्य कैमरे जिस तरह से साफ मौसम है, चीजें विजिबल हैं तब अच्छी फोटो ले सकते हैं, लेकिन अगर धुंध हो गई या अंधेरा हो गया तो ऐसी दिशा में वो फोटो नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये रेडियो तरंगों के माध्यम से जो आपका खराब मौसम है उसमें भी ये काम करेगा, यानी कि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो भी ये चूंकि रेडियो तरंगों के माध्यम से काम करता है, तो ऐसे में सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो, जब ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो किसी भी मौसम में 24/7 जो है इस सैटेलाइट से के माध्यम से तस्वीर ली जा सकती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये जिस मिशन के तहत लॉन्च किया गया उस मिशन को 3 मई को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा तिथि भी, और उस मिशन का नाम है मिशन दृष्टि। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया का पहला है ऐसा, तो इसलिए आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर ये पूछेगा। तो गैलेक्सी AI भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है और मिशन का नाम है मिशन दृष्टि, और दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। किस वाहन से लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। लॉन्च स्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया से और 190 किलोग्राम इसका वजन है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। अभ्यास प्रश्न आज का क्या है, तो आपको जवाब देना है कि हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट्स मास्टर WCM बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है। आप जानते हैं कि जो एलो रेटिंग होती है उस एलो रेटिंग के माध्यम से जो यह खिताब होता है इसको हासिल करने के लिए 1800 जो एलो रेटिंग है उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस खिलाड़ी ने मात्र 9 साल की उम्र में ही ये कारनामा कर दिखाया है, ठीक। और ऐसा करने वाली ये दुनिया की
पहली ऐसी खिलाड़ी है। अब इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, अन्वी हिंगे या आर वैशाली। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और हाँ, किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। साथ साथ आप कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन जिसके तहत आप तक पहुंचती रहे। साथ साथ हर सप्ताह हम सप्ताह भर की जो डेली की करंट की इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।